की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक प्राचीन समय की कहानी है। विधि के विधान को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। एक गांव के अंदर, जो कि जंगल के किनारे बसा हुआ था, वहां पर हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ जिंदगी को जैसे तैसे व्यतीत कर रहा था, क्योंकि किसान बहुत गरीब था, पर किसान समाधानी था, संतुष्टि था। विवाह को करीब 10 साल हो चुके थे। किसान को दुख था तो सिर्फ एक यही कि उसे खटक रही थी बात कि मेरे घर पर कोई किलकारियां मारने वाला बच्चा नहीं है। किसान निसंतान था, पर भगवान ने उस किसान की सुन ली और 10 साल के बाद घर आंगन के अंदर किलकारियां मारने वाला बच्चा अर्थात किसान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अड़ोसी पड़ोसी को जब पता चला कि किसान के घर के अंदर एक नया मेहमान आया है, तो किसान को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगने लगा। कोई उसके लिए फल फूल लेके आते, तो कोई उसे नजराने के रूप में पैसा देते। इस तरह से धीरे धीरे पूरे गांव वाले आकर बधाइयां देने लगे। इसी बीच किसान के दरवाजे के ऊपर एक सिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष थे। वे आए और भिक्षाम देही की रट उन्होंने लगाई। किसान ने जब महात्मा की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महात्मन, आप बहुत सही समय पर आए हो। मेरी खुशी का पारावार नहीं है। हम दोनों दंपत्ति बहुत खुश है कि हमारी झोली के अंदर उस ऊपर वाले ने पुत्र रत्न दे दिया। आप भी आइए और उसे आशीर्वाद दीजिए, और मेरे घर पर जो भी मैं खाता हूं आप प्रसाद पाइए। अत्यधिक आग्रह के कारण से महात्मा किसान के घर के अंदर आते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, और जैसे ही उस पुत्र रत्न को देखते हैं, आशीर्वाद देने के लिए अपना उन्होंने हाथ उठाया ही था, अचानक उनका ध्यान लड़के के ललाट के ऊपर जाता है। महात्मा फेस रीडिंग भी जानते थे। ललाट के ऊपर की रेखाएं देखकर एक क्षण के लिए वे स्तब्ध हो गए। उन्होंने बच्चे का हाथ खोला, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, उसकी मुट्ठी ऐसे बंद होती है। महात्मा ने हाथ खोला तो वो जो सोच रहे थे सब कुछ उसके अंदर परिलक्षित हो रहा था। हाथ के बीचों बीच एक नीला कलर का निशान भी उन्हें दिखाई दे रहा था, और हाथों की लकीरें देखकर महात्मा का चेहरा एकदम से खिल गया, और आश्चर्य के प्रश्न भी उनके मस्तिष्क के ऊपर झलकने लगे थे। किसान जो हरिया था वो कहने लगा, महाराज क्या बात है, आप इतने स्तब्ध और चुप क्यों हो गए? आशीर्वाद दीजिए ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है ना। आपने लड़के का हाथ क्यों खोला? कई तरह के सवाल
हरिया और हरिया की पत्नी के मन मस्तिष्क में उद्भूत होने लगे थे। महात्मा कहने लगे कि तुम्हारा लड़का बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। यह सुनकर हरिया बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज और? अरे और क्या, ये राजयोग लिखा हुआ है इसके हाथ के अंदर, इसकी लकीरें बता रही है कि राजा बनेगा। महात्मा ने अब अच्छी तरह से हस्तरेखा का निरीक्षण किया, परीक्षण किया और भविष्यवाणी कर दी कि 16 साल की उम्र में ये लड़का राजा बनेगा। तो महाराज ये तो बताओ, ये राजा कौन सी नगरी का बनेगा, और कहां हम गरीब किसान और कहां राजा की बात आप क्या कह रहे हो? महात्मा ने कहा, इस लड़के ने कोई ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो ये इसी नगरी का राजा बनेगा। मेरी बात नोट कर लेना, ये मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। सिद्ध पुरुष थे। अब जैसे ही गांव वालों के बीच में खुशी के मारे हरिया की पत्नी ने और हरिया ने अड़ोसी पड़ोसी को यह बात कही, तो बाप रे बाप, दूर दूर से भी लोग उस बच्चे के दर्शन करने के लिए आने लगे। अब तो उस बच्चे को देखकर बहुत सारे लोग, कोई कपड़े देता, कोई चंदा देता। अब हरिया की स्थिति बदलने लगी। एक बार उसी नगरी का राजा शिकार के लिए जब निकला, तो शिकार खेलते खेलते, हिरण का पीछा करते करते इतने दूर जंगल में निकल गए। वो जंगल भी राजा की नगरी की परिधि में ही आता था कि राजा को भान ही नहीं रहा। उसके अंगरक्षक सब पीछे रह गए। आखिर थका हारा, भूखा प्यासा राजा इस जंगल के किनारे बसे इसी गांव के अंदर आता है। गांव के बाहर मंदिर में यही महात्मा रुके हुए थे। ये आकर कहता है कि महात्मन, यदि मुझे एक गिलास पानी मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, बहुत प्यास लगी हुई है। महात्मा भीतर जाते हैं और एक लोटा जल का भर कर लाते हैं और राजा को देते हैं। राजा पानी पीता है, तृप्त होता है। राजा देखता है झुंड के झुंड उस गांव के अंदर उस बच्चे को देखने के लिए जा रहे थे। राजा ने पूछा कि महात्मा, ये सारे लोग कहां जा रहे हैं और क्या बातें करते जा रहे हैं? महात्मा ने कहा कि ये सब उस लड़के को देखने जा रहे जो अभी कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ है। तो उस लड़के में ऐसी क्या खासियत है जो इतने झुंड के झुंड जा रहे हैं? अब महात्मा से रहा नहीं गया और महात्मा ने कह दिया कि राजन, ये लड़का राजा बनने वाला है और 16 साल की उम्र में ही बनेगा। अब राजा के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। राजा आलती पालती मारकर बैठ गए और महात्मा से पूछने लगे, ये गरीब किसान का लड़का भला राजा कैसे बनेगा? महात्मा ने कहा, इसके हाथों में राजयोग है और मेरी भविष्यवाणी और विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। विधि का विधान पत्थर पे लकीर की तरह होता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। महात्मा, आप कैसी बात कर रहे हो? इस नगर का राजा तो मैं हूं, ये मेरी नगरी की ही प्रजा है। सैकड़ों योजन दूर आज मैं जंगल में आ गया गलती से और इस गांव में आए। गांव भी मेरे राज्य की सीमा में ही है और मैं तो ये होने नहीं दूंगा। ये कैसे संभव है? राजा ने कहा, तुम्हारी ही बेटी से इसका विवाह होने वाला है 16 साल के पश्चात और फिर ये राजा बनेगा। अब राजा बहुत जोरों से हंसा और एक तरफ उसे खुशी भी हुई
तो महात्मा ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? और अचानक तुम्हारा मुंह खुशी के साथ साथ मुरझा क्यों गया? मुरझा इसलिए गया क्योंकि खुशी इस बात की हुई कि मैं अभी तक निसंतान हूं, मेरे को ना तो लड़का है ना लड़की है, फिर इसकी शादी कैसे क्या होगी? पहली बात। पर आपका वाणी सुनकर मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं एक लड़की का पिता बनने वाला हूं। राजा को महात्मा ने कहा, हाँ, 1 वर्ष के पश्चात तुम्हें पुत्री की प्राप्ति होने वाली है, कन्या रत्न की प्राप्ति होने वाली है, और उसी कन्या से इसका विवाह होने वाला है। दुख इस बात का हुआ कि ये असंभव बात आप कैसे कर रहे हो? महात्मा ने कहा, इस संसार में कोई भी बात असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। विधि के विधान को कोई बदल ही नहीं सकता है। उसने क्या लिख दिया है किसके माथे पर, कोई नहीं जानता। राजा को अहंकार था, मैं विधि के विधान को बदल सकता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, भला एक गरीब किसान का लड़का मेरा उत्तराधिकारी बन जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। महात्मा ने कहा, देखो 16 साल तक मैं भी इधर ही हूं और तुम भी इसी नगरी के राजा हो, उसके पश्चात हम बात करते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। राजा वहां से चला जाता है। रात भर राजा को नींद नहीं आती कि कैसे संभव हो सकता है, पर इस विधि के विधान को मैं मिटा के रहूंगा, इसको मैं बदल के छोड़ूंगा। आखिर राजा रात भर करवटें बदलते रहता है और योजनाएं बनाते रहता है। कई योजनाएं बनती है, कई योजनाओं को तरोड़ मरोड़ कर जैसे मन ही मन फेंक देता है। ब्रह्म मुहूर्त होते होते उसके दिमाग में एक योजना तैयार हो जाती है। वो सोचता है कि इस लड़के को मैं अभी ही समाप्त कर देता हूं, ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जबकि अभी तो राजा को लड़की भी नहीं हुई थी। पर देखो किस तरह से व्यक्ति अपने अहंकार के अंदर, अहंकार से वशीभूत होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा भी दूसरे दिन अपने चुनिंदे सैनिकों को लेकर उसी जंगल के पास आता है। जंगल समाप्त होने के पहले ब्राह्मण का वेश धारण करता है, अपने सैनिकों को कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। सैनिक जंगल में ही रुक जाते हैं। ये ब्राह्मण का रूप धारण करके ये भी उस बालक को देखने के लिए चल पड़ता है, उस गांव में आ जाता है। पता पूछता है कि अभी अभी 2-4 दिन पहले जो लड़का किसान को पैदा हुआ है वो कहाँ रहता है। लोग बता देते कि वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि लोगों की तो भीड़ वहाँ पर उस बच्चे को दर्शन करने के लिए जा ही रही थी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि तो लड़का राजा बनने वाला है। राजा जो कि ब्राह्मण वेश में था वहाँ पर जाता है, भिक्षाम देहि का अस्पष्ट वचन बोलता है। किसान भागा भागा बाहर आता है, बड़ा खुश होता है कि मैं तो धन्य हूं आप आए हो। भीतर लेके जाता है। ब्राह्मण कहता है कि मैं त्रिकाल विज्ञ हूं, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाला हूं। आज तुम नसीबवान हो, तुम्हारे घर में जो पुत्र रत्न पैदा हुआ है वो राजा बनने वाला है, ये बात मैं भी जानता हूं। पर एक बात तुम नहीं जानते और जिन्होंने तुम्हें कहा वो भी नहीं जानते, पर मैं बताता हूं। 16 वर्ष के पश्चात 16वें साल में तुम्हारा लड़का राजा बनने वाला है, ये बात एकदम सही है। पर 16 साल तक यदि लड़का तुम्हारे पास रहा तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि काल का भी योग इसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए राजपुत्र को जो राजा बनने वाला है उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा सब कुछ होना अवश्यंभावी है। उसको शस्त्र और शास्त्र दोनों के अंदर पारंगत बनना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम ये लड़का तुम्हारे पास रहेगा तो मार्केश दशा के अनुसार इसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है।
इसलिए ये लड़का तुम मुझे दे दो, 16 साल के पहले पहले मैं इसे अच्छी तरह से शिक्षा देकर संपन्न बना दूंगा। शिक्षाओं से, विज्ञान, ज्ञान, समस्त ज्ञान इसे मैं दूंगा और तब कहीं जाकर ये राजयोग प्राप्त होगा। यदि 16 साल के पहले ही मार्केश दशा चालू हो गई और ये मर गया तो कुछ नहीं होने वाला है। इसकी लंबी आयु के लिए इसको मुझे दान देना बहुत जरूरी है। किसान हरिया छटपटाया, ये क्या अनहोनी हो रही मेरे घर के अंदर। वो अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी भी रोने लगी, असमय में कैसे क्या मृत्यु हो जाएगी। पर ये महात्मा लोग, इनको क्या स्वार्थ, इन्होंने ही तो भविष्यवाणी की और हम अपने बेटे की लंबी उम्र चाहते हैं। तो हरिया अपनी पत्नी को समझाता है कि हम इन ब्राह्मण देवता को दे देते, इनके पास ज्ञान है, सब कुछ है, ये अपने बेटे को ज्ञानवान बना देंगे और हमारा बेटा तो राजा बन ही जाएगा। 16 साल तक हम और धैर्य रखते, 10 साल तक हमने धैर्य रखा ही रखा है, पर हमारे बच्चे के समुज्वल भविष्य के लिए हम इतना त्याग तो कर ही सकते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर हरिया ने अपनी पत्नी को अच्छी तरह से समझा दिया। रोते रोते पत्नी ने अपने लाल को, जिगर के टुकड़े को उस ब्राह्मण के हाथों में दे दिया जो कि क्रूर राजा था। ब्राह्मण जो कि राजा था, उसने अपने हाथों में उस बच्चे को लिया, देखा और मन ही मन खुश होने लगा कि अब मैं देखता हूं इस विधि के विधान को मैं कैसे बदलता हूं, इसे जिंदा ही नहीं रखूंगा, आज ही इसका काम तमाम कर दूंगा। और ब्राह्मण बने उस राजा ने उस लड़के को लेकर वहां से विदाई ली। जंगल में आने से पहले राजा सोचने लगा कि इसको आज मैं समाप्त कर देता हूं। फिर उसका मासूम चेहरा देखकर सोचने लगा कि नहीं, बाल हत्या का पाप मैं अपने सर पे नहीं चढ़ाता हूं। जंगल से ही एक नदी बह रही थी बहुत तीव्र गति से। राजा ने एक काष्ठ के ऊपर चारों तरफ से टोकरी का रूप धारण करके एक लकड़ी की सुंदर सी, एक तरह से मंजूषा कहूंगा तो भी चलेगा, वो बनाई और लड़के को उसके अंदर रख दिया। अब नदी में बहा देता हूं, नदी के प्रबल प्रवाह के अंदर ये तो वैसे भी मर जाएगा और ये नदी पता नहीं बहते बहते किस महानदी से मिलेगी। पानी के जीव जंतु इसे खा जाएंगे और ये पाप मुझे नहीं लगेगा और विधि का विधान भी बदल जाएगा। ये सोचकर राजा ने उस लड़के को उस काष्ठ की मंजूषा के अंदर डाल दिया, पेटी के अंदर डाल दिया सीधी सी भाषा में, और नदी में प्रवाहित कर दिया। वापस अपने सैनिकों के पास आया। राजा बड़ा खुश था, वापस अपनी नगरी में पहुंच गया। राजा धीरे धीरे इस बात को भूल चुका। करीब 16 साल का सुदीर्घ समय निकल गया। पड़ोसी देश के राजा ने, जो कि ये राजा उनका मित्र था, पड़ोसी देश के राजा ने, और राजा को भी बराबर 1 वर्ष के बाद में कन्या रत्न की प्राप्ति हो चुकी थी। इस बीच जो पड़ोसी देश का राजा था उसे भी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी और वो उसका विवाह करना चाहता था। तो इसने अपने मित्र राजा को बुलावा भेजा। राजा अपने लाव लश्कर के साथ में अपने दोस्त राजा की लड़की के विवाह के लिए निकल पड़ता है। उस नगरी में पहुंच जाता है। इधर जो काष्ठ की पेटी के अंदर इस लड़के को डाला था, वो पेटी धीरे धीरे प्रवाहित होती हुई नदी में, एक नदी से दूसरी नदी में, उसके बाद में गंगा नदी में वो चली जाती है। 3 दिन से भूखा प्यासा रोता हुआ ये मूर्छित हुआ बच्चा गंगा में प्रविष्ट हो जाता है।
इसी नगरी का, जिस नगरी के राजा की लड़की का विवाह था, सेठ, नगर सेठ गंगा का भक्त था। इसे भी कोई संतान नहीं थी। ये प्रतिदिन गंगा के ऊपर जाता था, माँ गंगा की पूजा अर्चना करता था, भक्ति करता था और वापस अपने घर पे आता था। अचानक प्रातः काल जब ये पूजा के लिए गंगा माता की अर्चना के लिए नदी किनारे पहुंचता है, तो दूर से वही काष्ठ की मंजूषा इसे आते हुए दिखाई देती है। झंपापात करता है और उस मंजूषा को निकाल कर किनारे लेके आता है। मंजूषा खोलता है, देखता है तो उसके अंदर सुंदर सा लड़का। सेठ गदगद हो जाता है कि मां गंगा ने तो आज चमत्कार ही कर दिया, मेरी भक्ति का प्रसाद मुझे दे दिया। घर पे लाता है उस लड़के को और अपनी सेठानी को बताता है कि देखो, आज गंगा ने हमारा दुख दर्द मिटा दिया है, हमें पुत्र रत्न दे दिया है। 15 साल तक इसे प्रशिक्षित करके लड़का सेठ का संस्कार पाकर तो अद्वितीय विद्वान और उद्भट विद्वान हो जाता है। उसके दोस्त भी वैसे ही रहते। इसी नगरी के अंदर ये राजा आता है। इसका लाव लश्कर, हाथी, घोड़े सब कुछ चल रहे थे। राजा की सवारी को देखने के लिए गांव के लोग भी, नगर के लोग भी उमड़े हुए थे। अचानक सेठ का ये जो लड़का रहता है वो देखता है राजा की सवारी को, पर उसका ध्यान जाता है एक छोटा बच्चा राजा की हाथी की जो अंबारी रहती जिस पर राजा बैठा रहता है, राजा का ध्यान नहीं रहता है, पर एक छोटा लड़का चलते चलते उस हाथी के पास आ जाता है। कहीं हाथी के पैरों तले वो लड़का दब ना जाए, ये देखकर सेठ का लड़का भीड़ को चीरता हुआ और चिल्लाता हुआ सीधा द्रुत गति से उस छोटे से लड़के के पास पहुंच जाता है और उसकी जान को बचाता है। सभी लोग देखते रह जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। अचानक राजा की दृष्टि जान बचाने वाले लड़के पर पड़ती है। तेजस्वी चेहरा, और जैसे ही उसने अपना हाथ पकड़ा हुआ था उस छोटे से लड़के का, उसके हाथ पे वो नीला निशान राजा देख लेता है। 16 साल पहले जब राजा ने उस लड़के को अपने हाथ में लिया था और नदी के अंदर प्रवाहित करने के लिए जा रहा था, तब उसने वो निशान देखा था। अचानक उसे याद आता है, कहीं ये लड़का वो तो नहीं। लड़का उस लड़के की जान बचाकर चला जाता है। राजा कहता है अपने सैनिकों से कि ये कौन लड़का था, जाओ उसे पकड़ के वापस लाओ। सैनिक कहते पर क्यों महाराज, उसने तो इस बच्चे की जान बचाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, उसे हम पुरस्कृत करना चाहते हैं। लड़के को पकड़कर लाया जाता है। राजा बड़ा खुश होता है और कहता है कि तुम कौन हो। ये कहता है कि मैं अमुक अमुक सेठ का लड़का हूं, जो यहाँ के नगर सेठ है। अच्छा, क्या तुम अपने पिताजी से, माताजी से हमें मिलाना नहीं चाहोगे? ये पूछता है क्यों? अरे तुमने इतना महान काम किया है, हम तुम्हारे माता पिता को भी सम्मानित करना चाहते हैं। तुम्हारे जैसा वीर सचमुच में अद्भुत हो तुम। लड़का बड़ा खुश होता है कि राजा तारीफ कर रहा है। उसने कहा ये तो हमारा अहोभाग्य है, आप हमारे घर पर आओगे। और राजा को लेकर ये सेठ का लड़का अपने राज महल जैसे बड़े भव्य मकान के अंदर लेके आता है। सेठ और सेठानी भी बड़े खुश होते हैं कि इतना बड़ा राजा दूसरे देश का हमारे बेटे के साथ में आ रहा है। हाथ जोड़कर पूछते हैं कि धन्य है आप जो मेरे बेटे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हम धन्य हो गए, आपने हमारी इस कुटिया को पावन कर दिया। राजा ने कहा धन्य मैं नहीं हूं, तुम्हारा लड़का धन्य है और तुम धन्य हो जो ये इतना बहादुर लड़का तुमने प्राप्त किया है। कौन है ये, क्या नाम है? अब सेठ के मुंह से अचानक निकल गया ये तो बचपन से ही बहादुर है। हमारे तो नसीब है कि गंगा मैया की वजह से हमें ये प्रसाद मिल गया।
राजा ने कहा मैं समझा नहीं, गंगा मैया की वजह से आपको ये प्रसाद मिला, ये क्या पहेली है? सेठ ने कहा आपसे क्या छुपाना। और सेठ ने सारी बात आज से 16 साल पहले जो घटित हुई थी, गंगा के प्रातःकाल दर्शन करने गया था और माँ गंगा के पात्र में एक मंजूषा लकड़ी की पेटी के अंदर इसे हमने पाया। और ये पढ़ाई में लिखाई में सब कुछ होशियार, पता नहीं किस निर्दयी माँ ने इसे बहा दिया होगा, पर हमारे तो भाग्य खुल गए, हमें तो कोई संतान ही नहीं थी। राजा समझ गया ये लड़का वही है। राजा ने कहा सचमुच में मेरी राजकुमारी, मेरी लड़की के लिए मुझे ऐसे ही बहादुर जवानों की जरूरत है। अब समझो आपके लड़के के तो भाग्य ही खुल गए। आपके लड़के को मैं मेरी नगरी में भेजना चाहता हूं और इसे उच्च पद के ऊपर मैं अधिष्ठित करना चाहता हूं। सेठ और सेठानी बड़े खुश हो गए। राजा ने एक पत्र तैयार किया, उसमें रानी के लिए वो पत्र था और लिखा कि जिस लड़के को मैं भेज रहा हूं उस लड़के को समाप्त कर देना, मेरे आने का भी इंतजार मत करना। उसे क्यों मरवा रहा हूं, किस लिए मरवा रहा हूं, ये सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें राजमहल में वापस लौटने के बाद दूंगा, पर यह काम त्वरित हो जाना चाहिए, इसमें विलंब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मेरा आदेश है। और राजा अपनी मुद्रिका मोर वहां पर लिफाफे के ऊपर लगा देता है, लिफाफा पैक करता है और उस लड़के को दे देता है और कहता है कि जाओ रानी से मिलो, रानी को ये दे देना। लड़का जाने के लिए उद्यत होता है। सेठ और सेठानी भी बहुत खुश होते हैं। राजा ने कहा तुम्हें ऐसे नहीं जाना है, एक तेज तर्रार घोड़ा मैं तुम्हें देता हूं, उसके ऊपर तुम जाओ। घुड़सवारी तो आती है ना? सेठ का लड़का कहता है कि मैं समस्त विद्याओं में पारंगत, मेरे पिताजी ने मुझे कर दिया है, मुझे घुड़सवारी भी अच्छी आती है। राजा ने अपना तेज तर्रार घोड़ा उसको दे दिया और कहा कि तुम निकल जाओ। ये निकल जाता है, पर रास्ता भटक जाने के कारण से ये जंगल में ही, उसी जंगल में पहुंचता है जिसमें वो राजा भी आया हुआ होता है एक दिन, और उसी किनारे इसका गांव रहता है, ये जो हरिया का बेटा रहता है। तो उसी जंगल के मध्य भाग में अंधकार हो चुका रहता है। सायंकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात इसे प्यास लगती है, देखता है दूर सुदूर एक कुटिया झोपड़ी दिखाई देती है। सोचता है यहाँ जरूर मुझे पानी मिल जाएगा और आज रात मैं यहीं पे विश्राम कर लूंगा, दूसरे दिन मैं राजा के राज दरबार में चला जाऊंगा। ये पहुंचता है कुटिया में, पर इसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। जो बाहर से एक कुटिया दिखाई देती है, भीतर जाते ही थोड़ा सा अंदर जाता है, तहखाना रहता है और वहां तो राजमहल जैसा महल होता है। एक बुढ़िया वहां पर खाना बनाती रहती है। वो बुढ़िया इस लड़के को देखते ही कहती कि तुम कौन हो और कैसे भीतर आए? तुम जैसे आए हो वैसे चले जाओ, ये डाकुओं का अड्डा है, वो आने में ही है, यदि आ गया और तुमको उन्होंने देख लिया तो मार देंगे। उसने कहा कि माँ जी मैं भटक गया हूं और मैं कोई ऐसा वैसा मुंहने में सेठ का लड़का हूं, मेरी नियत में कोई फर्क नहीं है, मैं तो राजा के दरबार में जाकर रानी साहिबा को ये लिफाफा देना चाहता हूं। उसके सुकुमार चेहरे को देखकर बुढ़िया को दया आती है, उसे खाना खिलाती है और कहती कि देखो तुम यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लड़का कहता है पर मैं इस जंगल में जाऊं कैसे, कहां जाऊं, मैं तो जानता ही नहीं हूं रास्ता, भटक गया हूं और जंगली जानवर मुझे रात को वैसे भी खा जाएंगे, तो अच्छा है तुम्हारे डाकुओं के हाथों से ही मर जाऊं। इसे तरस आता है और ये कहती चिंता मत करो, तुम सो जाओ, थके हारे हो, मैं समझा लूंगी। डाकू लोग आते हैं
और उसको सोए हुए देखकर पूछते कौन है ये। बुढ़िया कहती कि ऐसा ही एक जवान है, रास्ता भटक गया, मैंने इसे सुला दिया, खिला पिला के सवेरे चला जाएगा, राज दरबार में जाना चाहता है। राजा का कोई पत्र लेकर आया है और रानी साहिबा को देना चाहता है। एक डाकू कहता है हो सकता है राजा का ही दूत हो। माँ तुम भी ना, बुढ़िया माँ को कहते हुए, किसी के ऊपर भी दया करके रख लेती हो, तुम जानती नहीं हो हमारे यहाँ का राजा कितना क्रूर है। हमारा डाकुओं का जो धंधा है, लोगों को लूटना खसोटना, वो सब बंद हो जाएगा। बुढ़िया कहती ये ऐसा नहीं है। एक डाकू फिर भी विश्वास नहीं होता है तो मैं इसकी तलाशी लेता हूं। तलाशी लेते उसके पास कुछ नहीं मिलता है। हाँ, वो लिफाफा जरूर मिलता है, जिस लिफाफे के बाहर राजमुद्रिका लगी रहती है। लिफाफा ये धीरे धीरे खोलता है, देखता है क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा रहता है रानी के लिए। छी 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 छी, कितना दुष्ट राजा है हमारे यहाँ का। बुढ़िया और दूसरे डाकू भी इकट्ठे हो जाते, बात क्या है। ये पत्र पढ़कर सब सुनाता है कि इसको तो मृत्यु दंड की सजा मिलने वाली है। बेचारे को पता ही नहीं और उसी के हाथ से ये लिफाफा दिया जा रहा है। बुढ़िया को दया आ जाती है। उसने कहा कि देखो तुम इस पत्र को बदल दो। और बुढ़िया सब कुछ उन डाकुओं समझाती है, डाकुओं को, और कहती कि तुम इस पत्र में ऐसा लिखो कि ये मेरे हाथों का जो पत्र तुम पढ़ रही हो रानी साहिबा, मैं बहुत सोच समझ के लिख रहा हूं। ऐसा वर राजा और ऐसा जवाई राजा हमें मिलेगा नहीं। तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं इसी को भेज रहा हूं तुम्हारे पास। जितना जल्दी हो सके मेरे आने से पहले शुभ मुहूर्त देखकर इसका विवाह अपनी बिटिया से करवा देना। इसके साथ ही क्यों विवाह करवाना है, मेरा इंतजार भी नहीं करना है। ये सारे तुम्हारे मन में जो भी सवाल है मैं वापस आकर तुमको उसका जवाब दूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है। बस जैसे ही ये पत्र तुम पढ़ो, इसके विवाह की तैयारियों में लग जाना और इसका विवाह संपन्न कर देना। ये चिट्ठी डाकुओं ने लिख दी। डाकू तो डाकू ही, चोरों का काम ही है हेरा फेरी करना। उन्होंने व्यवस्थित लिखकर वैसी की वैसी सिग्नेचर करके नीचे तुम्हारा पति राजा और नाम लिखकर लिफाफा वापस पैक कर दिया। जैसा कि वैसा ही पैक था वैसा उन्होंने चिपका दिया और उस बेटे के पास जो सो रहा था रख दिया। रात को वापस ये डाकू लोग निकल गए डाका डालने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। ये सवेरे उठता है, दादी माँ जो कि बुढ़िया थी इसे वापस नाश्ता वगैरह देती है और कहती कि राज दरबार उस दिशा में है, तुम उधर चले जाओ, तुम्हें राजमहल मिल जाएगा, वो नगर मिल जाएगा, तुम बहुत दूर हो अभी। ये उसी रास्ते से उसी दिशा में चल पड़ता है और वापस सायंकाल तक ये राजमहल में पहुंचता है। राजमहल में रानी साहिबा को मिलता है और वो लिफाफा देता है राजमुद्रिका से युक्त। रानी उस लिफाफे को खोलती है। लिफाफा खोलने के पश्चात पत्र पढ़ती है। उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि जो लड़का आ रहा है उसके साथ अपनी बिटिया का विवाह संपन्न करवा देना, मेरा इंतजार मत करना। जो भी तुम्हारे मन में सवाल आ रहे हैं उन सवालों का सभी का जवाब मैं आने के पश्चात दूंगा। ये मेरा ऑर्डर है, जितना जल्दी हो सके इसका विवाह कर देना। रानी सोच में पड़ गई ये क्या है, पर राजा का ऑर्डर, राजाज्ञा। फटाफट पंडितों को बुलाया गया, मुहूर्त निकाला गया और इनका विवाह कर दिया गया। करीब 8 दिन के पश्चात राजा जब वापस अपने नगरी में आता है और सिंहासन के ऊपर अपने ही उसी सेठ के लड़के को बैठा हुआ देखता है, इसको अचानक याद आता है सेठ का भी लड़का नहीं, ये तो किसान हरिया का लड़का है और ये कैसे संभव है। राजा को बड़ा क्रोध आता है, रानी को बुलावा भेजता है। रानी आती है, बोलने लगती क्या बात है, इतने उत्तेजित और क्रोधित क्यों हो रहे हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां पर बैठने की? लड़के को भी बुलाया और कहने लगा कि महाराज आप क्या बात कर रहे हो? वो कुछ बोले इसके पहले ही रानी को एक तरफ राजा खींच कर लेके गया। जब मैंने तुम्हें कहा था कि इसको मृत्यु दंड देना है, तुमने इसे राज सिंहासन पर बैठा दिया। वो पत्र लाओ, तुमने पत्र पढ़ा भी या नहीं? उसने कहा आपने ही तो लिखा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? पत्र लाया गया, देखा गया तो वैसे की वैसे हस्ताक्षर। राजा अपना सर नोचने लगा, ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। उस सेठ के लड़के को, हरिया के लड़के को बुलाते हैं और राजा कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिटिया से शादी करने की? तुम एक गरीब किसान के लड़के हो, तुम्हारी औकात नहीं है राज सिंहासन के ऊपर बैठने की। राजा जो मन में आए क्रोधाभिभूत होकर बोले जा रहा था, पर सेठ के लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि महाराज आखिर मेरा अपराध क्या? आपने जो पत्र मुझे दिया मैंने रानी साहिबा को दिया और आप मुझे किसान के गरीब लड़के की तरह क्या बात कर रहे हो? मैं किसान का लड़का नहीं, मैं सेठ का लड़का हूं, आप भी जानते हो। नहीं, तुम किसान के लड़के हो, मैं जानता हूं। अब तुम्हें एक पल भी जीने का कोई हक नहीं है। राजा ने तलवार निकाल ली अपनी। इतने में राजकुमारी जिसका कि विवाह संपन्न हुआ था वो आई और राजकुमार जो जिसके साथ उसका विवाह हुआ था हरिया के बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पिताजी, इनके ऊपर वार करने से पहले आपको मेरी गर्दन कलम करनी पड़ेगी। ये मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है, इनके बिना अब मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। इतने में राजा को सिपाही ने आकर कहा कि कोई सिद्ध पुरुष अभी के अभी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, बुला लो अंदर। सिद्ध पुरुष आते तो राजा की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहते कि राजन, पहचाना मुझे? राजा ने कहा नहीं। याद करो, आज से 16 साल पहले तुम जंगल में भटकते हुए आए थे, तुम्हें प्यास लग रही थी और मैंने तुम्हें पानी का लोटा दिया था। तब मैंने इसी बच्चे के लिए भविष्यवाणी की बात कही थी कि ये लड़का 16 साल के पश्चात इस राज्य का राजा बनेगा और तुम्हारी ही कन्या के साथ इसका विवाह होगा। याद आया कुछ? राजा को तो सब कुछ याद था। उसने कहा महात्मा, ये तो बात सही हो गई। अब मैंने तुम्हें उस समय भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूं कि तुम विधि के विधान को बदलने का चेष्टा करो मत। जैसे ही तुम इसे मारोगे, तुम्हारी बिटिया भी मर जाएगी, तुम्हारी पत्नी भी मर जाएगी। यह हत्याओं का पाप भी तुम्हें लगेगा। विधि के विधान को बदलने का दुस्साहस कभी मत करना। और प्रजा त्राहिमाम करते हुए तुम्हारा भी हश्र कर देगी। अभी भी चेत जाओ, उस विधान को बदलने का सोचो भी मत। राजा को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। राजा के नेत्र खुल गए और माफी मांगते हुए कहने लगा कि महाराज मुझे माफ कीजिए, मैं भगवान के उस विधान को बदलने की नाकाम कोशिश कर रहा था जिसमें कि मैं हमेशा असफल रहा हूं, मुझे माफ कीजिए। और धूमधाम से फिर अपनी बेटी का और हरिया के बेटे का विवाह करते हैं। हरिया आता है और हरिया भी देखने लग जाता है कि जो महात्मा ने हस्तरेखा देखकर, ललाट देखकर भविष्यवाणी की थी विधि के विधान की, वो भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य निकली। एक रंक, एक भिखारी जैसा राजा बन गया। रंक भी राजा बन जाता है जब भाग्य जन्म से पूर्व उसके ललाट पर लिख देता है कि तेरे नसीब में क्या है। अच्छे पुण्य कर्म कब उदय आएंगे और कब रंक से राजा बन जाएगा व्यक्ति बोल नहीं सकते, और कब राजा से भिखारी बन जाएगा कोई जानता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, जिससे कि पुण्य कर्म के उदय से हमें अच्छी गति प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कहानी यदि सचमुच में आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में
मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए ही सही कुछ तो अपना अभिमत अभिव्यक्त कीजिए, कुछ तो लिखिए, जिससे कि मैं हर गुरुवार को ठीक 9 बजे आपके लिए नित नई कहानियां लेकर आऊं, जो कि ज्ञानवर्धक हो, मोटिवेट करने वाली हो, आध्यात्मिक हो, हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली हो, दिमाग के घोड़े को दौड़ाने वाली हो। ऐसी नित नई कहानियां आपके सामने में लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फिर अगले गुरुवार को, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।